हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रेंडी जॉब्स। मैं हूँ वकार, आप सभी का यार। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो काफ़ी वार्म है इस समय। पूरे देश में इसी बात की चर्चा है क्योंकि पूरे देश में कुछ ऐसी ही घटना हर रोज़, हर एक दिन, हर एक पल, या यूँ कह लो हर 16 से 17 मिनट में कहीं ना कहीं घट रही है। दोस्तों, ये तो कोई अच्छी बात है नहीं। ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन चल रहा हो या कोई लीग चल रहा हो जिसके लिए आपको काफ़ी सराहाया जाएगा और काफ़ी मेडल के साथ नवाजा जाएगा। जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इससे दुनिया भर में देश की बदनामी हो रही है। और इसके लिए जिम्मेदार है कौन? जी हाँ, हमारे वीडियो का आज जो विषय है वो यही है कि हमें इसकी डेप्थ तक जाना है और बस ये जानने की कोशिश करना है कि इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ वो कल्प्रिट, वो एक्यूज जो इस गलत काम को करते हैं, या फिर बहुत कोई है जो इसके पीछे जाने अनजाने इसके लिए जिम्मेदार है? और क्या सिर्फ और सिर्फ एक्यूज को इसकी सज़ा देकर हम इंसाफ कर सकते हैं? क्या पूरे देश से इस तरह की गंदगी को सिर्फ सज़ा देकर ही पूरा ख़त्म कर सकते हैं? क्या है इसकी पॉसिबिलिटीज़ और कैसे दुनिया भर में इसके खिलाफ लिया जाता है एक्शंस, ज़रा उस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मोटी बात है, एक चीज़ होता है जिसे कहते हैं परंपरा। परंपरा यानी जिसका थोड़ा रिश्ता धर्म के साथ होता है और थोड़ा रिश्ता लोगों के लाइफस्टाइल के साथ होता है। इन दोनों को मिलाकर किसी देश की या किसी सोच की परंपरा बनती है और वो काफ़ी लंबे समय से चले आते हैं, जिसे हम अपनी पहचान समझकर अपने साथ रखते हैं। लेकिन सोच कर देखो, ये रेप क्या है? ये लोगों के खिलाफ गलत सोच क्या है? ये लोगों के प्रति नफरत क्या है? ये महिलाओं के साथ अत्याचार ये क्या है? और अब तो हद हो गई, बच्चियाँ, बूढ़ी लोग, इन लोगों के साथ भी यही चीज़ होना, ये सब कुछ क्या है? क्या इसे कोई कह दे कि इस देश का ये परंपरा है, तो क्या हम ज़रा भी बर्दाश्त करेंगे? जी नहीं। लेकिन जब बात आती है इसके खिलाफ सच्चे दिल के साथ आवाज़ उठाना, तो हम कहाँ होते हैं? मेरा कहने का मतलब है, हमारे देश में आज ये प्रवृत्ति एक दिन की बात नहीं है। काफ़ी सालों से, या यूँ कह लो देश के आज़ादी के पहले भी और उससे भी पहले ये चीज़ें हमारे देश में होती आई है। लेकिन अब तो हम एक आज़ाद देश है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसा होना क्या कोई अच्छी बात है? हमें सोचकर ही बड़ा ख़राब लगना चाहिए कि आज़ाद देश का एक आज़ाद नागरिक, एक आज़ाद सोच वाले नागरिक, एक आज़ाद बेटी के साथ ख़राब करते हैं, गलत करते हैं। तो आज़ादी कहाँ रह गई? ऐसा नहीं लगता कि आप भी उन्हीं बर्बरता करने वाले लोगों में से हो गए हैं जो हमारी आज़ादी हमसे छीनते थे, हमारे राइट्स हमसे छीनते थे, हमारी खुशियाँ, हमारी सेफ्टी, हमारे धन दौलत, हमारी इज्जत हमसे लूटते थे? उनमें और हम में क्या फ़र्क रह गया? आज आपके सामने चंद ऐसे देश के एग्जाम्पल्स रखने वाला हूँ कि जब मैं इन देशों के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे काफ़ी सारे देश के बारे में स्टैटिस्टिक्स मिले। लेकिन ऐसे क्राइम जैसे कि मर्डर, रेप, स्पेशली अगेंस्ट वेमेन, इन देशों में देखने को नहीं मिलता है। दिखता था कुछ साल पहले, लेकिन क्या पता इन देशों ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि ऐसे इश्यूज ख़त्म हो गए। सिर्फ ऐसे इश्यूज ही नहीं, ऐसे इश्यूज को ट्रिगर करने वाले जो रूट कॉज होते थे वो भी पूरे 0% पे आकर रुक गए। तो चलिए इन देशों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला देश जिसकी मैं बात करूं वो है ईरान। पूरे दुनिया में ईरान रेपिस्ट के खिलाफ सज़ा के बारे में काफ़ी जाना जाता है। ईरान ऐसा करता क्या है? ईरान में यदि कोई किसी महिला का रेप करता है तो सिस्टम उसे फ़ौरन दबोचता है, उसकी मेडिकल टेस्ट होती है और जैसे ही वो पता चल जाता है कि वो रेपिस्ट है तो उसे हेडशॉट या फांसी पे चढ़ाने से उसे कोई नहीं रोकता है। ईरान में इतनी जल्दी इंसाफ की जाती है। दूसरे जाने माने देश की बात करूं तो वो है नॉर्थ कोरिया। आप सबने सुना होगा, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जो खुद को दुनिया से काफ़ी काट कर रखता है। इतना काट कर कि उसका खुद का गूगल है और खुद का इंटरनेट है। होंगे कुछ उसके ब्राउज़र जो वो यूज़ करता होगा, लेकिन वो दुनिया के साथ और दुनिया की परंपरा के साथ खुद को जोड़कर कभी नहीं रखता। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा टाइट मुल्क है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग देश है जो खुद के नियम कानून खुद चलाता है और अपने लोगों के लिए जो भी बेहतर करना चाहता हो वो अपनी मर्जी से करता है। इतना कि आज के डेट में नॉर्थ कोरिया में रेप का रेट 0% है। थर्ड कंट्री दैट इज़ सऊदी अरेबिया।
बहुत लोगों को सऊदी अरेबिया जाने का बहुत मन करता है, वहाँ के कल्चर को एंजॉय करने का, वहाँ के लाइफस्टाइल को जीने का बहुत मन है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे देश के रहने वाले हो जहाँ पर कोई नियम कानून का ख़ास पालन नहीं होता, तो मैं आपको यही कहूँगा कि सऊदी अरेबिया जाने से पहले सोच ले कि वो सऊदी अरेबिया है, थाईलैंड या मलेशिया नहीं। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सऊदी अरेबिया नॉर्थ कोरिया जैसा ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि उसे अपने कल्चर को लेकर बहुत कंसर्न रहता है। सऊदी अरेबिया का गवर्नमेंट ज़रा भी नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ, उसके लोगों को खिलाफ, या उसके परंपरा के खिलाफ, या खुद उसके सरकार के खिलाफ कहीं भी किसी भी हाल पे कोई गलत टिप्पणी की जाए कि जिस्म के जिस हिस्से से जो गलती करोगे उस हिस्से को काट कर फेंक दिया जाएगा। और ख़ासकर जब बात आती है रेपिस्ट के बारे में, तो सऊदी अरेबिया में बस एक ही कानून है। अगर आप वहाँ पे भूले भटके भी इस तरीके के क्राइम में चले गए तो आपके लिए एक ही सज़ा है कि वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं, और पूरे आम लोगों के बीच बीच रास्ते में आपका सर कलम कर दिया जाएगा। एक ऐसा देश अफ़गानिस्तान जो दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है, एक ऐसा देश है जो अपने परंपरा, अपने सोच और अपने संकल्प के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला देश है। इसके चाहे बच्ची हो या बच्चे हो, बड़े हो या बुज़ुर्ग हो, सबका एक सोच है कि दुनिया इन्हें जितना भी हिलाने की कोशिश करे, ये उस बरगद की पेड़ की तरह रहते हैं जिनके जड़ काफ़ी मजबूत है। ये ख़त्म हो जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन कभी भी अपने समाज में, अपने परंपरा में दुनिया को घुलने मिलने बिल्कुल नहीं देते। ये इनका अपना सोच है कि जिस तरीके से ये खुद को, अपने प्रॉपर्टी को, अपने लोगों को, अपने इज्जत को संभाल कर रखने का नियम बताते। ऐसे देश में भी रेप के खिलाफ काफ़ी कड़ी से कड़ी सज़ा है। ऐसे देश में भी सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे ही कानून है, क्योंकि ये लोग भी शरिया लॉ के हिसाब से अपने चलते हैं। इसके बाद बात करूँ एक और देश का, तो वो है फ्रांस। फ्रांस जहाँ पर अगर कोई इंसान रेप करता है किसी महिला का, तो उसे 15 साल के लिए जेल हो सकता है। ठीक ऐसा ही कानून हमारे देश में, यदि कोई किसी महिला का रेप करता है तो उसे 10 साल के लिए जेल हो सकता है। ईरान में लिटरेसी रेट 88% है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है। वहाँ पे रेपिस्ट को तो सज़ा मिलती ही है, लेकिन सोशल मीडिया पे या किसी वेबसाइट पे या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गंदे और भद्दे और वल्गर कंटेंट को अपलोड करने पे 16 साल के लिए जेल होता है। साथ ही 74 टाइम्स कोड़े यानी कि लैशेस पड़ते हैं, और इसके साथ साथ 3 महीने तक जेल में ही काम करने पड़ते हैं, वो भी अनपेड। यानी कि उस 3 महीने में आप जो कुछ भी करोगे उसके लिए कोई मुआवजा या कोई भी तरह का सैलरी आपको नहीं दिया जाए। नॉर्थ कोरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3% है और लिटरेसी रेट 100% है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे कुछ गलत अपलोड करने की, तो इसके सवाल ही नहीं उठते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इस तरह का कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ कोरिया अपडेटेड नहीं रहता। आपने तो देखा ही, नॉर्थ कोरिया जैसे देश में लिटरेसी रेट 100% है। सऊदी अरेबिया में अगर आप कोई भी कंटेंट, छोटा से छोटा वल्गर कंटेंट भी अपलोड करते हो और आप ये सोचते हो कि आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो, तो आप कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हो। आपको अंदाज़ा भी नहीं है, इतने से ही सही, लेकिन वल्गर कंटेंट हो, ऑफेंसिव हो या वहाँ के रेगुलेशंस को वायलेट करे, तो इसके लिए आपको तकरीबन 30 मिलियन, जी हाँ सही सुना आपने, 30 मिलियन सऊदी अरबियन रियाल ऐसा फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। अगला देश है अफ़गानिस्तान। वहाँ पे भी नॉर्थ कोरिया की तरह कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई भी तरह की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप अफ़गानिस्तान के बाहर कहीं रहते हो और सोशल मीडिया को बिंदास यूज़ कर रहे हो तो अच्छा है, ठीक है, कर सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आप रहने वाले अफ़गानिस्तान के और कभी अपने देश को लौट कर जाओगे कि दुनिया के किसी और कोने में अगर आपने कभी भी कोई तरह का गंदा या वल्गर कंटेंट अपलोड किया होगा, तो आपको अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट उस बात के लिए भी सज़ा दे सकती है। वेल, अफ़गानिस्तान की लिटरेसी रेट 37% के आसपास है और ये अब ग्रो करते हुए दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन आज भी अफ़गानिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14% है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी वजह है कि उसे कभी संभलने का मौका नहीं मिला। देश के कॉम्पिटिटिव लेवल पे कभी भी अफ़गानिस्तान आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन अब जब धीरे धीरे वहाँ पे एक सिस्टम बन रहा है, तो उम्मीद किया जा सकता है कि देश में काफ़ी अच्छाई देखने को मिल सकती है।
अगले देश की बात करूं तो वो है फ्रांस, जहां पर सोशल मीडिया पर कोई गलत कंटेंट या कोई गलत इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसा कोई कंटेंट जो वहाँ के रेगुलेशन को वायलेट करे या लोगों के सेंटिमेंट को ऑफेंसिव लगे, और अगर आपका जुर्म साबित हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट 2 साल के लिए जेल में डाल सकता है। दोस्तों, अब आता है सवाल कि इन देशों का रेप के साथ मैंने जितने भी पनिशमेंट के बारे में डिस्कशन किया वो तो समझ आ गए, लेकिन मैंने इन देशों के लिटरेसी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन देशों में खासकर सोशल मीडिया पे किसी भद्दे कंटेंट को प्रमोट करने पे क्या क्या सज़ा मिलती है, ये मैंने क्यों चर्चा किया। तो अब सोचो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में क्या कहा था। मैंने आपसे कहा था कि अगर कहीं पे कोई क्राइम होता है वुमेन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, तो हम काफ़ी आसानी से अक्यूज को ब्लेम करते हैं, लेकिन कहाँ तक हम जिम्मेदार हैं हम इसे कभी भी नहीं देखते हैं। ऐसे स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखने के लिए मेरा बस यही इरादा था कि मैं आपको बता सकूं कि कहाँ तक सिस्टम और हम आम इंसान भी काफ़ी जिम्मेदार हैं। तो चलिए अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि जिन देशों को मैंने आपके सामने रखा, इन देशों में कुछ चीज़ें कॉमन है। इन देशों की लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है और ख़ासकर इन देशों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी कम है। जी हाँ, इंसान की ज़िंदगी में हमेशा याद रखना 2 चीज़ें, प्रोफेशनलिज्म, साइकोलॉजी। प्रोफेशनलिज्म उसके लाइफ के ज़रूरियात यानी कि उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती है, लेकिन साइकोलॉजी जब आप प्रोफेशनलिज्म में यानी कि अपने लाइफ के हर कर्तव्य में कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहोगे तो आपकी साइकोलॉजी, आपकी साइकी, आपकी सोशल बिहेवियर, ये सब कुछ ठीक रहेंगे। अब चलिए इसको आगे भी एक्सप्लेन करते हैं इन्हीं देशों के एग्जाम्पल के साथ। चाहे आप बात कर लो ईरान की, सऊदी अरेबिया की, नॉर्थ कोरिया की, अफ़गानिस्तान की, अपार्ट फ्रॉम फ्रांस। मैंने फ्रांस को क्यों यहाँ पे लाया है इसकी भी चर्चा आपके साथ करूँगा। चाहे आप बात कर लो ईरान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया या नॉर्थ कोरिया की, इन देशों के बीच मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है, और वो ये कि दुनिया लाख इनके बारे में बुराइयाँ कर ले, लेकिन इन्हें दुनिया से कभी कोई मतलब नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है कि क्या कभी आपने अफ़गानिस्तान को देखा हमारे देश के बारे में या किसी और देश के बारे में कोई बुराई करते हुए? क्या आपने कभी नॉर्थ कोरिया को देखा कि कभी किसी देश के बारे में कोई बुराई करते हुए? क्या कभी आपने ईरान को देखा कि वो किसी देश की बुराइयाँ को ढूंढ रहा है? क्या कभी आपने सऊदी अरेबिया को देखा कि किसी और देश के बारे में या किसी और देश की परंपराओं को गालियाँ दे रहा है? तो जी नहीं। इन देशों के चाहे आम लोग हों या फिर सरकार, इन्हें पूरी फोकस रहती है कि अपने स्पेशलिटी को और ज़्यादा से ज़्यादा जाने। इनकी स्पेशलिटी रहती है कि अपने अंदर में क्या कमियां हैं उसे पूरा करें और अपनी खुद की पहचान बनाएं। और यही वजह है कि अगर इन देशों में हम देखें तो ये देश अपने बारे में कुछ खास सामने रखते हैं और इनको पूरी दुनिया उन्हीं चीज़ों के लिए काफ़ी जानती है। डाइवर्स होना ठीक है, लेकिन चंद चीज़ों पे डाइवर्स होना काफ़ी ख़राब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर हमारा दिल, हमारा दिमाग एक ही बात कहता है, लेकिन अगर हमारा दिल कुछ और कहता है और हमारा दिमाग कुछ और कहता है तो इसमें यह साबित होता है कि सिर्फ चीज़ें नहीं बल्कि हम भी अपने सोचने और समझने की सलाहियत में काफ़ी कम है। हम खुद में ही कंफ्यूज हैं। ऐसे लोगों को हम पनौती भी कह सकते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने साथ साथ दूसरों का भी काफ़ी लॉस करवा देते हैं। यदि मैं बात करूं ईरान के बारे में, ईरान ने क्यों अपने लिटरेसी रेट को इतना अच्छा रखा? सऊदी अरेबिया ऐसा देश जहां पर अब जाकर तरक्कियां हो रही है, लेकिन अभी भी वो देश तरक्की के साथ साथ ही अपनी लिटरेसी रेट को भी काफ़ी आगे रखा है। फिर अगर बात कर लूँ नॉर्थ कोरिया की, एक ऐसा देश जो दुनिया में जन्नत के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया भर में नफ़रत के लिए जाना जाता है, लेकिन वही नॉर्थ कोरिया जब वहाँ की कुछ फुटेज देखते हैं तो क्या दिखता है कि वहाँ के बच्चे, वहाँ की महिलाएं किम जोंग को पकड़कर काफ़ी प्यार कर रही है, उसे अपना देवता मान रही। वहाँ के बॉयज़, वहाँ के यंग गाइज खुद के लिए किम जोंग को अपना इंस्पिरेशन समझते हैं। तो यही है ना कि वो जैसे भी हैं लेकिन अपने मर्यादा में है, अपने परंपरा में है और अपने आप से, अपने कल्चर से काफ़ी प्यार करते हैं। वो जैसे भी है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उन्हें किस नाम से जानती है। बस वो यही चाहते हैं कि उनकी जो बाउंड्रीज़ है, उनके जो लिमिट्स हैं, उनके अंदर रहना है और अपने लोगों के लिए एक होकर रहना है और ख़ुद को अपना देश का सेवक समझना है। ठीक ऐसा ही ख्यालात
मुझे दिखता है अफ़गानिस्तान। अगर आप अफ़गानिस्तान को देखो, वो देश रशिया से मार खाया, रशिया से लड़ाई किया, वही देश अमेरिका से लड़ा, अमेरिका से मार खाया। उस देश में आज तक उन्नति उतना ख़ास देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं हैरान होता हूँ कि इतने कुछ चीज़ों से गुजरने के बाद भी एक देश में लिटरेसी रेट 37% है, और वो भी और धीरे धीरे बढ़ रहा हो। वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा तबाही के बाद भी सिर्फ 14% है। अब मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि इन कंट्रीज़ के लिस्ट में मैंने फ्रांस को क्यों शामिल किया। फ्रांस को मैंने इसलिए शामिल किया सो डैट एक एविडेंस और एक सिमिलर कंट्री रख सकूँ जिसकी कंडीशन बिल्कुल ही हमारे देश से मिलते जुलते हैं। और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ पर नियम कानून थोड़ा हमारे देश की तरह है और हमारे देश जैसा सिस्टम वहाँ भी चलता है। और यही वजह है कि इन देशों में हमारे देश की तरह ही रेप केसेस काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। आपको सुनकर और जानकर हैरानी होगी कि जिस तरीके से डाइवर्सिफाइड कम्युनिटीज़ हमारे देश में रहते हैं, वैसे ही फ्रांस में भी रहते हैं। ये तो होगी एक अच्छी बात, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन चलो आगे कुछ और चीज़ों पे भी बात करते हैं। क्या आप जानते हैं, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो फ्रांस में 99% के आसपास। अपनी देश की बात करें जो उन्नति में फ्रांस से थोड़े पीछे है, तो वहाँ पे 74% है लिटरेसी रेट। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ठीक वैसे ही फ्रांस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% के करीब है, लेकिन हमारे देश में 9% के करीब है। चलो मान लेते हैं ये भी वजह है कि देश हमारा उन्नति में थोड़े पीछे है इसलिए। अब अगर हम बात करते हैं रेप केसेस की, तो हमारे देश में रेप केसेस आज के डेट में 30,000 को क्रॉस कर चुका है। और ठीक ऐसे ही कुछ स्टैटिस्टिक्स देखने को फ्रांस में मिलता है, जहां पर रेप केसेस 38,000 को क्रॉस कर चुका है। एक और सिमिलैरिटी की बात करते हैं, अगर सोशल मीडिया पर कोई तरह का वल्गैरिटी आप अपलोड करते हो तो जिस तरह के सज़ा मिलते हैं फ्रांस में, यानी कि 2 साल के लिए जेल, कुछ वैसा ही सज़ा हमारे देश में भी है, यानी कि 3 साल के लिए जेल। तो है ना कितने सारे सिमिलैरिटीज़। फिर इसके पीछे इरादा क्या था? इरादा एक था, मुझे ये बताना था कि ये मैटर नहीं करता कि आपका देश लिटरेसी रेट पे कितना आगे है। ये मैटर नहीं करता कि आपके देश में तरक्कियाँ मटेरियल के नाम पे कितना हो रहा है। हमारा देश जहाँ पर उन्नति आज हो रही है और वक्त लग रहा है, लेकिन उसी जगह फ्रांस जैसा देश है जहाँ पर काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, इनफैक्ट हमारे देश से तो काफ़ी आगे। लेकिन ये क्या, इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने के बावजूद फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पर रेप केसेस अब तक 40,000 के करीब पहुँच चुका है। ठीक वैसे ही जिन देशों के बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, मेरा पर्सनली मानना है कि इन देशों से कई चीज़ों में काफ़ी बेहतर हमारा भारत है। स्पेशली रिसोर्सेज के मामले में इन देशों से हमारा भारत काफ़ी आगे है। इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद हमारे देश में भी फ्रांस जैसा ही हाल है। हमारे देश में रेप केसेस 31,000 के आसपास हो चुका है, लेकिन अब भी हम कोई ऐसा पॉलिसी, कोई ऐसा रिफॉर्म, कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं बना पाए जिससे हम कह सकें कि आइंदा हमारे देश में ऐसा कोई घटना ना हो। इसके ही कंपैरिजन में जो बाकी देशों के बारे में हमने बात किया, जैसे कि ईरान, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जहाँ पर रेप केसेस को लेकर काफ़ी कड़ी सज़ा है, वहाँ पर इन चीज़ों को काफ़ी आसानी से रोका जाता है। दोस्तों, एक चीज़ होती है कि आप किताबों को पढ़कर कितना ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरी चीज़ होती है कि आप इंसान होकर इंसान को समझते कितना हो। मैंने देखा कि फ्रांस और इंडिया नो डाउट नॉलेज ऑफ बुक पे काफ़ी आगे है, इनोवेशन पे, फैसिलिटेशन पे ईरान, नॉर्थ कोरिया, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया इन देशों से काफ़ी आगे है। लेकिन फिर भी हमारे देश में रहकर हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि देश को मटेरियलिस्टिक वे पे ही प्रोवाइड करें। हमें देश के नागरिक होने के नाते ये भी ज़रूरी है कि हम देश में कितना शांति बनाकर रख रहे हैं, हम अपने आप को साइकोलॉजिकली थॉट प्रोसेस के बेसिस में कितना स्ट्रॉन्ग बनाकर रख रहे हैं। देश को प्रोवाइड करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम देश में खुद के साथ साथ दूसरों को भी कितना बराबर का हिस्सेदार मान रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हैरानी हुई ये जानकर कि हमारे देश में एक आज़ाद नागरिक
दूसरे आज़ाद नागरिक से उसकी आज़ादी को छीनता है। अगर मैं आपको बताऊं फ्रांस के बारे में और इंडिया के बारे में, इन दोनों देश में डाइवर्सिटी के नाम पे कुछ गलत हो रहा है। एक बात याद रखना, डाइवर्सिटी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आपको कल्चर एक्सचेंज करने का मौका मिलता है, लेकिन अपने एक्सेप्टेंस के तौर पे अपने ही कल्चर को रूट बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के कल्चर को अडैप्ट नहीं कर पाओ, लेकिन वो आपकी हकीकत नहीं होती, वो आपका ओढ़ना बिछोना नहीं होता। आपका ओढ़ना बिछोना आपके कंफर्ट जोन, आपके खुद के कल्चर है। साइकोलॉजिकली अगर हम देखें कि हम जितना ही वो बनने की कोशिश करेंगे जो हम हैं नहीं, तो ऑब्वियस है हम काफ़ी ज़्यादा नुकसान खुद के साथ कर जाएंगे। याद रखें, एक समय था जब हमारे देश में देश की महिलाओं का पूजा होता था। ये दुर्गा पूजा, ये काली पूजा, ये रक्षाबंधन, ये सब क्या है? इन चीज़ों में, इन पूजाओं में हम अपने देश की महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, उनको पूजते हैं, उनको देवी बराबर मानते हैं। पर यही हम हैं कि हम अपने महिलाओं के साथ इतना अत्याचार करते हैं, डोमेस्टिक लेवल हो या प्रोफेशनल लेवल हो, हर जगह उन्हें दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। क्या हम उनके आसपास, उनके साथ रहकर उनका साथ नहीं दे सकते? तो कम से कम अपने आसपास के जगह को उनके लिए थोड़ा सा स्पेशियस, थोड़ा सा आज़ादी उन्हें दे सकते हैं। एटलीस्ट उन्हें आज़ाद, उन्हें इंसान स्वीकार कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, पर कैसे? मीडिया दुनिया भर में आपको इन देशों के बारे में क्या कहानी सुनाती है, आप उसमें मत जाओ। आपको अगर इतना ही इंटरेस्ट है तो आप खुद इन देशों में चले जाओ। क्या आप जानते हो, सऊदी अरेबिया में आप चाहे महिला के साथ कुछ गलत करो ना करो, लेकिन आप किसी महिला को सिर्फ कुछ देर के लिए ताड़ लो, उसके लिए भी आप पे काफ़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हमारे देश में खुलेआम सड़क पर, रास्तों पर अपनी दादागिरी दिखाकर लोग अपने आप को लड़कियों पर तोड़कर पता नहीं कहाँ के शेर समझते हैं, पर ऐसा है नहीं। और ना ही ये हमारे देश के कल्चर का हिस्सा है। हमारे देश में हमेशा से उन्हें ही असली हीरो, उन्हें ही राजा माना गया है, जो लड़कियों की इज्जत करते हैं, जो लड़कियों को उनका हक देते हैं, जो लड़कियों को अपने बराबर मानते हैं। आज हम अपने देश में जब से वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं, हम अच्छी बात है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर दुनिया में खुद को भी मॉडर्न रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब से हमने इस वेस्टर्न कल्चर को अपने लाइफस्टाइल बना लिया है, हम अपने रूट से भटक चुके हैं। और यही वजह है, जब हम अपने रूट से भटकते हैं तो हमें चाहिए कि देखना कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ट्रिगर करती हैं। मैंने बात की सोशल मीडिया की, अब आप सोच कर देखो, सारा दिन जिस देश का नागरिक गंदगी में पड़ा रहेगा और उस देश में ऐसा कोई पॉलिसी भी प्रॉपर नहीं हो जो इन गंदगी से बाहर निकाल सके, तो ये यूथ और आज के लोग कहाँ जाएंगे? कैसे लोग अपने गलत ख्यालात से, अपने सोच से आगे बढ़ पाएंगे? कैसे लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे? हाल ही में जितने भी रेप हुए, इन चीज़ों में क्या कॉमन देखने को मिला कि जो रेप अक्यूज था वो गंदे चीज़ों में शामिल रहता था, वो ड्रग एडिक्ट था, वो नशे करता था, वो शराब पीता था, वो गंदी चीज़ें देखता था। हाल ही में जो कोलकाता में हुआ, उसमें क्या देखने को मिला कि संजय के मोबाइल फ़ोन में क्या भरा हुआ था, वो कहाँ से आता है? क्या ये चीज़ों का कल्चर हमारे देश में था? जी नहीं। तो ऑब्वियस है, हमें हमारे रूट से जुड़े रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में किस तरीके के लोग जीते थे, जिनकी मिसालें दुनिया देती थी। लेकिन आज हम कहाँ हैं? क्या हम इस लायक हैं? क्या हम ऐसा काम करते हैं जिससे दुनिया भर में हमारा मिसाल दिया जा सके? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।